नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार ने सुशासन का जो मॉडल विकसित करके दिखाया वो अद्भुत है। नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रखने आ गए। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा और इसके लिए बहन और भाइयों फटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। बिहार शिक्षा का सेंटर है, नालंदा शिक्षा का सेंटर था और एक बार फिर नालंदा शिक्षा का और रोजगार का सेंटर बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की एक खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। आज इसी मुद्दे पर बहस की जब जब बिहार चुनाव का जिक्र होता है, जब जब बिहार में सीमांचल का जिक्र होता है, तो क्यों पूरी चर्चा घुसपैठियों के इर्द गिर्द भी नजर आती है। कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सवाल ये कि क्या बिहार चुनाव के सेकंड फेज में ध्रुवीकरण मुख्य मुद्दा है? चुनाव में ध्रुवीकरण का फायदा क्या एनडीए को मिलेगा या फिर महागठबंधन को? क्या सीमांचल की सीटों पर पार्टियों को वोट बंटने का डर सता रहा है? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ श्वेता प्रिया प्रवक्ता हैं जेडीयू की, कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, डॉक्टर राम सागर सिंह प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और नीरज मिश्रा प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह जी, ये जब बिहार में सीमांचल का जिक्र होता है तो फिर बटेंगे तो कटेंगे, घुसपैठिए, मुस्लिम तुष्टीकरण, इसके इर्द गिर्द सियासत क्यों सिमट जाती है बिहार में? नहीं, हम इसके इर्द गिर्द नहीं ये करते हैं। हम तो लोगों को एकजुट करने की बात करते हैं और एकजुट करना पूरे समाज को एकजुटता की बात होती है। जो बिहार को चाहने वाले हैं, जो बिहार के विकास को चाहते हैं, जो बिहार के विनाश को समाप्त करना चाहते हैं, जो विध्वंसकारी तत्वों को समाप्त करना चाहते हैं, उनके एकता की बात हम करते हैं। और किसी जाति विशेष का बात यहाँ होता नहीं है। यहाँ बिहार के विकास का, भारत की एकता का, उसकी एकता की बात होती है, न कि किसी संप्रदाय। ठीक है, लेकिन जब सीमांचल में आपकी पार्टी के दिग्गज नेता कहते हैं कि हम अगर जीते तो इस बार घुसपैठियों को खदेड़ देंगे बिहार से, वो किस धर्म, किस जाति, किस समुदाय की ओर इशारा होता है? वो तो किसी भी जात संप्रदाय के बाहर के लोग जो आकर के यहाँ के लोगों का, अब मैं बताता हूँ। मैं जब वहां का चुनाव प्रभारी बनकर के गया था अररिया, तो वहां के मुसलमान लोगों ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, यहाँ बांग्लादेशी जो मुसलमान आए हैं, हम लोगों की बहू बेटी का इज्जत से खिलवाड़ भी करते हैं, हमारे जमीन पर कब्जा भी करते हैं और रंगदारी भी करते हैं। तो क्या हम उन लोगों की रक्षा नहीं करें? ठीक है, वहां तो हम मुसलमान की भी रक्षा की बात करते हैं, हिंदू की भी रक्षा की बात करते हैं। ठीक है डॉक्टर राम सागर सिंह, ठीक है, पॉइंट टेकन। नीरज मिश्रा साहब, इसमें दिक्कत क्या होगी? बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब हम तो जो वहां के मुसलमान हैं उनके भी हक की बात कर रहे हैं, अगर हम सीमांचल में घुसपैठियों को खदेड़ने की बात कर रहे हैं इस बार तो। अनुराग जी, आपने बड़ी मासूमियत से उनसे सवाल पूछा कि वो किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। जवाब नहीं दे पाए, पर जवाब तो इस देश में जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया और अब नागरिकता कैसे ली जा सकती है फॉरेन नेशनल्स के लिए, उसमें जिन लोगों को बाहर रखा गया, ये उनकी बात कर रहे हैं। और घुसपैठिए शब्द को ये पिछले 11 साल से टेप रिकॉर्डर की तरह बजा रहे हैं। लेकिन जो देश के विफलतम गृह मंत्री हैं, इनकी पार्टी के बड़े नेता कहते हैं खुद को, पर जैसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है लगता तो नहीं कि बड़े नेता हैं। उस बड़े नेता से जाके पूछ लीजिए कि घुसपैठिए इस देश के अंदर आ कैसे रहे हैं, और 11 साल से अगर आ रहे हैं तो आप होम मिनिस्टर की कुर्सी पर क्या कर रहे हैं बैठकर? तो ये जो आप मासूमियत भरे सवाल इनसे पूछ रहे हैं, ये जवाब तो नहीं दे पाएंगे। देखिए, जहां तक बात रही इस चुनाव की, चुनाव में एजेंडा तो बड़ा क्लियर रहा। महागठबंधन ने बिहार की जनता के सामने एक प्रोग्रेसिव एजेंडा रखा, जिसमें किसान की बात हुई, शिक्षा की बात हुई, रोजगार की बात हुई, युवा की बात हुई और महिला की बात हुई। हम लोगों ने एक समावेशी मॉडल सामने रखा। सामने से कनपट्टी और कट्टे की बात हो रही थी। तो आप समझ लीजिए, जो बिहार को पिछले 20 साल से
पीछे बेड़ियों में बांध कर रखा हुआ है जिन लोगों ने, वो लोग नहीं चाहते कि बिहार तरक्की करे, इसीलिए ये डिविसिव एजेंडाज लेकर आएंगे। और सीमांचल के लोग खासतौर पर तो ये बात, लेकिन नीरज मिश्रा साहब, जितनी मासूमियत से आप जवाब दे रहे हैं ऐसा भी नहीं है। आपने ही और आपके सहयोगियों ने ही शहाबुद्दीन अमर रहे का नारा भी दिया। आपने और आपके सहयोगियों ने यह कहा कि हम वक्फ बिल को कूड़े में फेंक देंगे। सेलेक्टिव अप्रोच तो आपकी भी रही ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ना, देखिए, क्योंकि हम लोग राजनीति के साथ साथ लिटरेचर के भी स्टूडेंट हैं, तो आपको बता देते हैं कि देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट विदाउट टेक्स्ट। जब भी कोई बात कही जाती है ना, उसके पीछे एक बड़ी हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल आइडियाज होते हैं जिस पर बात होती है। आज अगर कोई ये कहता है कि अगर हम सिटीजन अमेंडमेंट बिल के बारे में या नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स के बारे में कोई ओपिनियन रखते हैं, तो वो इसलिए रखते हैं कि ये जो देश है, ये गंगा जमनी तहजीब का देश है, ये सेक्युलर देश है। इस देश के अंदर हम लोग सब एक साथ चलने की बात करते हैं, हम लोग बंटवारे की बात नहीं करते। और सरकार जो आज इस दिन की जो सरकार है, उसके एजेंडा में सिर्फ बंटवारा है। इसीलिए जब इस तरीके की बात कही जाती है तो उसको समझना चाहिए। ठीक है। आप कैसे सबको साथ लेकर चल पाए हैं, क्या आपका भी ट्रैक रिकॉर्ड है, ये मैं आपसे भी समझूंगा। लेकिन श्वेता प्रिया, ये आपके लिए, खासकर जेडीयू के लिए, क्या मुश्किल भरा काम नहीं है कि वो जेडीयू जो अपनी एक अलग तरीके की सेकुलर छवि बनाने का दावा करती है बिहार में, वो सीमांचल में घुसपैठियों के मुद्दे पर, कटेंगे तो बटेंगे के मुद्दे पर कैसे यू टर्न लेती नजर आती है? कैसे आप अपने मतदाताओं को एड्रेस करते हैं? देखिए अनुराग जी, ये बहुत क्लियर है। घुसपैठी आपने पूछा, घुसपैठी होता कौन है? तो घुसपैठी के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो सिटीजन है, हम सिटीजन की बात करते हैं, और इसीलिए जो घुसपैठी का मुद्दा उठा है वो इसलिए उठा है क्योंकि एसआईआर जब होने लगा उससे इन लोगों को, ऑपोजिशन पार्टी को ऑब्जेक्शन हो रहा था। जो स्पेसिफिक इंटेंसिव रिव्यू हुआ था उससे इनको प्रॉब्लम हो रहा था। रीजन बीइंग, ये एसआईआर होने की जरूरत भी इसीलिए पड़ी क्योंकि ये राइट तो सिटीजन का होता है ना, तो जो सिटीजन नहीं है वो वोट नहीं कर सकते हैं। यहां से ये मुद्दा उठा। रही बात, दूसरी बात, नीरज जी ने ये बोला कि हम नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल पाया श्वेता प्रिया। जो मेरा सवाल था, मैं दोबारा दोहराता हूं, आप मुझे बताइए, जेडीयू की प्रवक्ता बटेंगे तो कटेंगे के बीजेपी के नारे के साथ हैं बिहार में, या उनको आपत्ति है इस नारे से? देखिए, हमारी, अगर आप जेडीयू के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं मुझसे, तो हम जेडीयू के आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोगों का अप्रोच सेक्युलर रहा है। जैसा कि अभी नीरज जी ने बोला कि हम बंटवारे की बात नहीं करते हैं, उनके वक्त में कितना बंटवारा था उसके बारे में भी हम बोलेंगे। लेकिन अगर हमारी सरकार को देखेंगे, नीतीश जी के नेतृत्व में जब से बटेंगे सरकार, तो कटेंगे के साथ हैं या नहीं है? देखिए, हम सबके साथ हैं, हम पूरे पॉपुलेशन के साथ हैं, पूरी जनता के साथ हैं, बिना किसी भेदभाव के साथ हैं, चाहे वो विकास में देख ले, चाहे वो नारियों के लिए हुआ, मुसलमानों के लिए हुआ। ठीक है डॉक्टर रामसागर सिंह जी, देखिए यहाँ पर जो वैचारिक विरोध है वो दिख रहा है आपके सहयोगी का। मैं आगे चर्चा बढ़ाऊंगा आपसे, लेकिन कपिल श्रीवास्तव साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले नीरज मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अनुराग जी, बहुत संक्षेप में, बात को ऐसे समझता हूं, बहुत संक्षेप में नीरज कि जेडीयू की प्रवक्ता सबके साथ हैं, वो कटेंगे और बटेंगे के भी साथ है। मुझे तो ऐसा लगा, मैंने इसीलिए हाथ उठाया कि ये ब्रेकिंग होनी चाहिए कि बिहार की जनता को जेडीयू कह रही है कि वो कटेंगे बटेंगे नारा देने वाले नेताओं के साथ है, उस सोच का समर्थन करती है। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव, आप इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? हालांकि आपका बिहार में बहुत ज्यादा स्टेक नहीं है, लेकिन आप महागठबंधन का हिस्सा हैं, आपके नेता बिहार में लगातार रैलियां कर रहे हैं। क्या सीमांचल का जब जिक्र होता है तो वो तुष्टीकरण और उसके खिलाफ का जो पूरा नैरेटिव है वही सबसे ज्यादा नजर आता है, और इसके पीछे की वजह आपके हिसाब से क्या? ये बहुत सीधी सी बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर बटेंगे और कटेंगे की बात नहीं करेगी, अगर वो परिधानों से लोगों को न पहचान रही होगी, और विकास के जगह अगर विनाशकारी चीजों, नीतियों के बारे में बात नहीं करेगी, तो वोट कैसे पाएगी? उनको तो यही लगता है 80-20 में किसने बांटा देश को। हमें एक चीज समझ में नहीं आता है कि इतनी स्मृति योगी जी की भंग कैसे हो जाती है, माननीय मोदी जी की भंग कैसे हो जाती है, कि आपने तो खुद ही कहा कि 80 और 20 की लड़ाई, ठीक है, आपने 80 एक तरफ रख दिया, 20 एक तरफ रख दिया। लेकिन तो कपिल जी, आप भी तो चाहेंगे ना कि देश में जो घुसपैठिए अवैध रूप से रह रहे हैं उनको निकाला जाए यहां से? आप भी तो बीजेपी के इस नारे के साथ खड़े होंगे ना, देश के साथ खड़े होंगे। अनुराग भाई, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है, और सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा हम नहीं समझते कि कोई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट देते हुए
इस बात को स्थापित किया कि जो भी देश की सरकारें होंगी, प्रदेश की सरकारें होंगी, वो मिलकर घुसपैठियों को चिन्हित करेंगी, उनको डिटेन करेंगी और उसके बाद उनको पोर्ट करेंगी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो लोग हमेशा घुसपैठियों का सहारा लेते हैं, विकास की राजनीति को तज देते हैं, ये प्रश्न तो उस पर खड़ा होता है कि उन्होंने कितने लोगों को जो है वो पहचाना, आइडेंटिफिकेशन किया, कितने को डिटेन किया, कितने को पोर्ट किया। डॉक्टर राम सागर सिंह साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और ये जो बुनियादी सवाल कांग्रेस और सपा के प्रवक्ता पूछ रहे हैं, इसका एक सीधा जवाब तो होना चाहिए कि तब जबकि आप हर बार विधानसभा चुनाव में कहते हैं कि घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा, बताइए तो कि कितने अवैध बांग्लादेशियों को आपने डिपोर्ट कर दिया अब तक, कितने रोहिंग्याओं को निकाल दिया बिहार से? अब मैं पहले ये जवाब दे लूं कि कौन बांटने की बात करते हैं और कौन नहीं बांटने की बात करते हैं। अगर हम देश को बांटने की बात करते, समाज को बांटने की बात करते, तो जो हम आयुष्मान कार्ड जो पूरे देश में लागू किए, और उसका मैं, चूंकि मैं पेशे से डॉक्टर हूं, और मैं जब डॉक्टर सेल का नेशनल को कन्वीनर था, 13 मई हम लोगों ने तय किया था कि हमारी सरकार आएगी तो 5 लाख का बीमा दूंगा, और आयुष्मान कार्ड हम लोगों ने शुरुआत करवाया। पहला उसका लाभार्थी कौन था? मुस्लिम महिला थी, और वो बिहार की थी, बिहार शरीफ की रहने वाली थी। अगर ऐसा हमारा बांटने की बात होती तो क्या आयुष्मान कार्ड में कोई बंटवारा है क्या? हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, या उसका लाभ, जितनी योजनाएं हमने बनाई है, हमारी सरकार ने बनाई है, एनडीए की सरकार ने, उसका लाभ तो सारे समुदाय के लोगों को मिलता है, सारे जात को मिलता है। और बंटवारे की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी जाति के आधार पर। अब तो ये हद कर दिए राहुल गांधी। ठीक है, सेना में बंटवारे की बात कर रहे हैं। ठीक है सिंह साहब, पॉइंट टेकन आपका, लेकिन जो सवाल आपसे सीधा पूछा उसका जवाब जरूर दीजिए। जिस राज्य में आप 20 साल से सत्ता में हैं, जिस देश में आप बीते 11 साल से सत्ता में हैं, वहां आपने कितने अवैध बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को डिपोर्ट किया है? जी, वो डिपोर्ट हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि डिपोर्ट नहीं हुआ है। अब अभी तो ये सारे जब भी हम इस तरह का बात कर रहे हैं, चाहे वो असम का मामला हो, पश्चिम बंगाल में तो जब बुद्धदेव भट्टाचार्य जी जब मुख्यमंत्री बने तो खुद आकर के बताए, क्योंकि ज्योति बसु ने इसकी शुरुआत की थी कि बांग्लादेशी मुसलमानों को, ठीक है, 10,000 से वो हार रहे थे। नीरज जी, 2 मिनट में आता हूं आपके पास। श्वेता प्रिया, किरेन रिजिजू जब केंद्र सरकार में संबंधित मंत्री थे तो उन्होंने संसद में बताया कि इस देश में तकरीबन 2 करोड़ घुसपैठिए रहते हैं पूरे देश में। 2014, 15, 16, 17 इन 4 सालों में जो केंद्र सरकार का डिपोर्ट का आंकड़ा है वो 2000 से कम है। आप मुझसे ज्यादा मैथ्स में पकड़ रखती होंगी, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगी तो इसी रफ्तार से अगर आपने घुसपैठियों को खदेड़ा बिहार से और देश से तो 40,000 साल लगेंगे। 5,000 साल पुरानी तो हमारी पूरी सभ्यता है। यह रफ्तार है आपकी डिपोर्ट करने की, और आप हर चुनाव में कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को निकाल देंगे। 40,000 साल। श्वेता प्रिया जी, अनुराग जी, अगर ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं तो ये होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, और ये सारी चीजें तय करने का अधिकार उनके पास है, होम मिनिस्ट्री के पास है। और जो भी चीजें हो रही हैं, जो ये डेमोग्राफिक मिशन की बात हो रही है, और ये सारी चीजें, ये सब उनके तहत आता है। तो इस पे तो केंद्र सरकार एक्शन लेगी ही अगर बोल रही है तो, क्योंकि अगर आप ऐसे भी देखें तो एनडीए की गवर्नमेंट बिहार की बात अगर करें तो बिहार में जो भी चीजें होती हैं वो डेवलपमेंट के मुद्दे पे होती है, विकास के मुद्दे पे होती है। रही बात घुसपैठी की, इसी बिहार में तो घुसपैठियों का जिक्र हो रहा है ना श्वेता प्रिया, इसीलिए मैं ये आंकड़ा रख रहा हूं। आप दिल्ली में भी सरकार का हिस्सा हैं, आप एनडीए का हिस्सा हैं, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये राज्य सरकार का प्रेरोगेटिव नहीं है, ये होम मिनिस्ट्री का है। तो जो भी एक्शन होगा, घुसपैठी है इसलिए एसआईआर हुआ ताकि जो सिटीजन नहीं है इंडिया के वो वोटिंग ना कर सके, क्योंकि 100% अगर पॉपुलेशन है तो 107% का आधार कार्ड आया था, जिसकी वजह से ये एसआईआर हुआ था। और इसीलिए कह रहे हैं कि घुसपैठी है, तो जो भी इसका प्रोसीजर होगा वो तो तय करना पड़ेगा। आप इस आंकड़े से खुश हैं? 4 साल में 2000? नहीं अनुराग जी, देखिए, खुश और दुखी होने की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा, और जो गवर्नमेंट एक्शन लेगी। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ श्वेता प्रिया, ठीक है, लेकिन डॉक्टर राम सागर सिंह साहब, 5,000 साल पुरानी सभ्यता में घुसपैठियों को डिपोर्ट करने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बता रहा है कि 40,000 साल लग जाएंगे, और आप हर चुनाव में कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को खदेड़ देंगे। मजाक चल रहा है क्या सर?
अब कोई मजाक नहीं चल रहा। आप देखेंगे ना कि ये जो विरोध करने वाले हैं ये मुंह की खाएंगे, और बिहार में भी ये मुंह की खाने जा रहे हैं। 2/3 बहुमत से ज्यादा से हमारी सरकार बनने जा रही है। और देखिएगा फिर जब ये सर हो जाएंगे सारे जगहों पे जो छट करके आएंगे, उसके बाद तो देखिएगा कि द्रुत गति से डिपोर्ट किए जाएंगे। अब तो थोड़ा बहुत नहीं, द्रुत रॉकेट गति से उसको डिपोर्ट करने का काम आगे किया जाएगा। ठीक है, सर को होने दीजिए। सर का विरोध किस लिए कर रहे थे? ये घुसपैठियों को बचाने के लिए कर रहे थे। ठीक है, नीरज मिश्रा आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन नीरज मिश्रा आप कुछ कहें उससे पहले बिहार स्टेट माइनॉरिटी कमीशन की एक रिपोर्ट है जिसमें जनसंख्या का जो आधार है जनगणना का वो 2001 का है। वो ये बताता है कि बिहार के 42% शहरी मुसलमानों की सालाना कमाई 35,000 रुपए है, 3,000 रुपए महीने से भी कम 2001 की जनगणना के आधार पर। वो ये बताता है कि ग्रामीण मुस्लिमों की औसत कमाई 2630 रुपए है उस परिवार की जहां पर 7 लोग हैं। 375 रुपए आसपास महीने के कमा रहा है। 12 रुपए बिहार का ग्रामीण मुसलमान कमा रहा है रोजाना, सिर्फ 12 रुपए। और ये रिपोर्ट पुरानी है, ये बता रही है कि जब आपके सहयोगी सत्ता में थे तब बिहार में मुसलमानों की क्या हालत थी। आप दावा कर रहे हैं कि नहीं साहब देखिए हम तो मुसलमानों के पैरोकार हैं। नीरज मिश्रा साहब। अनुराग जी, ये जो आपने 2001 का आंकड़ा दिया उसको और बढ़ाकर अभी 2021, 22 और 23 के आंकड़े पर आ जाते हैं। नीति आयोग क्या कहता है कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम है बिहार में वो देश के औसत से लगभग 1/3 है। तो अगर देश में कहीं 1 लाख रुपए औसत इनकम होगी एक परिवार की तो बिहार में वो 33,000 पर आ जाती है। उसमें भी जो हम लोग बात कहते थे जिसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हमेशा कहा जाता था, जो मनमोहन सिंह जी ने कहा भी था कि इस देश के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो हाशिए पर हैं, जो एक एवरेज गरीबी से भी और ज्यादा गरीब है, उसमें से मुसलमान भी एक हैं। और ये बात हम लगातार कहते हैं। बहरहाल इस बात को मैं और तफसील से बता दूंगा। सर 12 रुपए रोज कमा रहा है एक आदमी आपके राज में, आपके सहयोगियों के राज में। आप सोचिए जरा, कल्पना तो कीजिए आप, 12 रुपए रोज। अनुराग जी, मैं तो इस भयावह स्थिति को सामने से देख रहा हूं, क्योंकि मैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ता हूं, उस पर बात करता हूं, तो मैं तो समझता हूं। लेकिन जो 2001 में आप जिस आंकड़े को कह रहे हैं, आज आप उसको 2023 में आकर देखिए ना, वो स्थिति आज भी वैसी है। पिछले 20 साल में इन लोगों ने क्या किया, जवाब इनको देना है। हमें तो अगर हमारी तो कुछ नहीं किया ना। तो मेरा बुनियादी सवाल आपसे, इन्होंने क्या किया वो मैं इनसे पूछूंगा। आप भी तो कुछ नहीं कर पाए ना। अनुराग भाई, हमने नहीं किया। अगर ऐसा लगता है तो 20 साल से हम सत्ता से बाहर हैं और मुझे ये बोलने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बात पर आना चाह रहा था, बस मुझे 2 लाइन बोलने का मौका दीजिए। जेडीयू के प्रवक्ता ने आपके सामने इस बात को मान लिया कि देश के अंदर एक विफल गृह मंत्री है। उन्होंने हर चीज का ठीकरा और जिम्मेदारी भी क्योंकि गृह मंत्री की है, उन्होंने इस बात को कहा। तो इनके गठबंधन में आप देख लीजिए कि किस तरीके का कोऑर्डिनेशन है। दूसरी सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब ने जी बोलिए, श्वेता प्रिया बोलिए, कहिए अपनी बात। अनुराग जी बस एक लाइन, आप ये क्या बोल रहे हैं कि क्लियर कर दिया हमारे को सीधा बता दिया उनको संविधान से क्या समस्या है। अब ये कहते हैं हमेशा ही बताते हैं, अभी तक आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है। हमारे अंदर शुरू से ही बहुत क्लैरिटी है। अगर डिस्क्रिमिनेशन ठीक है, हमारे अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जब से एनडीए गवर्नमेंट बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान की परिकल्पना की थी, आपने बोला कि गिनवा दीजिए। जब भी आप होगी वो धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। ये जो आरएसएस की जो सोच है, जिसको संविधान से दिक्कत है, डबल डिजिट में वहां पे चैनल पर दिखाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2% की मैक्सिमम जो गया था ना वो 2% गया था। तो बार बार जब आपसे ये पूछा जाता है, हम तो अपनी गिनवा ही देंगे अपनी उपलब्धियां। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी आपका भी रुख करूंगा, उससे पहले कपिल श्रीवास्तव, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। और बिहार में मुसलमानों की आबादी के लिहाज से महागठबंधन की तरफ से भी उनको कम से कम 45 सीटें मिलनी चाहिए थी। आरजेडी, सीपीआईएमएल, कांग्रेस ने कुल मिलाकर 30 टिकट बांटी हैं। कपिल श्रीवास्तव। अनुराग जी, हमने तो 17% टिकटें दी हैं मुसलमानों को, जो कि उनका हक बनता है। 17% की आबादी है, कांग्रेस ने 17% टिकट आपने 10 दिए हैं, जनसुराज ने 21 दिए हैं। हमने 17% टिकट दिए हैं। आपने 10 दिए हैं, जनसुराज ने 21 दिए हैं। अनुराग आपके पूरे महागठबंधन ने लड़ रहे हैं, आपके पूरे महागठबंधन ने 30 दिए हैं। रेशियो है,
हमने 17.7% उसी 17.7% के हिसाब से 243 सीटों में कितनी सीटें मिलनी चाहिए थी मुसलमानों को? आप बता दीजिए महागठबंधन में कैलकुलेट करके। देखिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास। मैं तो कपिल श्रीवास्तव की जिम्मेदारी लेके आपको ठीक है बोल रहा नीरज, हूं। अरे ऐसे कैसे बच सकते हैं सर? अरे अनुराग भाई, आप जितनी महागठबंधन आबादी का हिस्सा है, आप कह रहे हैं उसका आरजेडी पर मैं जवाब नहीं दूंगा। सामने है, आप बीजेपी से आप आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं आरजेडी पर जवाब नहीं दूंगा। ये तो नहीं हो सकता ना नीरज जी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है कोई बात नहीं। हम कपिल कुछ करना श्रीवास्तव चाहते हैं तो उसमें दिक्कत नीरज भाई प्लीज, केवल कपिल श्रीवास्तव। देखिए अनुराग भाई, बहुत स्पष्ट सी बात है। जब आप चुनावों के बीच में जाते हैं, जितने टिकट आप 30 टिकट अगर बांटे गए हैं तो 30 भी कम नहीं होते हैं। 243 में देने के लिए 30, हाँ 243 में ही। मैं एक बात आपको ये कह रहा हूं, आप केवल टिकट देने से क्यों जोड़ रहे हैं इसको? जो विभिन्न उनकी जो हमारे कार्य में जो सुरक्षा वो महसूस करते हैं, जो उनको प्राप्त होती है, जो विभेदीकरण उनके साथ नहीं होता है, जो दोयम दर्जे का उनको नागरिक नहीं समझा जाता है, क्या ये चीज जो उनको पावर्ड करने के लिए हम नीतियां बनाते हैं, ये मुख्य होती है। और अगर यही बात बीजेपी कहे कि साहब आप टिकट देने के चक्कर में हमसे सवाल क्यों पूछते हैं, हमारी नीतियां देखिए। अभी बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह साहब कह रहे थे कि आयुष्मान का जो पहला कार्ड था वो तो मुसलमान को ही मिला था, फिर आप बीजेपी से ये सवाल क्यों पूछते हैं कि आपने कितने मुस्लिमों को टिकट दिया? ये तर्क तो नहीं हो सकता ना। अनुराग भाई, तर्क इस चीज का है कि जब आप एक भी मंत्री ना दे रहे हो, जब आप एक सांसदी का टिकट ना दे रहे हो, जब आप एक विधायकी का टिकट ना दे रहे हो, तो आप पे प्रश्न तो खड़ा हुआ कि सबका साथ, सबका विकास और वो तो कह रहे हैं कि जेडीयू ने 4 लोगों को टिकट दिया है, महागठ एनडीए से 4 उम्मीदवार हैं। ठीक है, हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी उत्कर्ष जुड़ चुके हैं। विकास चंद्रा जी, हम सीमांचल की बात कर रहे हैं। सीमांचल में जब भारतीय जनता पार्टी प्रचार करती है तो घुसपैठियों का जिक्र करती है, तुष्टीकरण का आरोप लगता है। ये सीमांचल की सियासी मजबूरी है क्या? जी बिल्कुल, सीमांचल की सियासी मजबूरी है और वही बंगाल की जो सियासी मजबूरी है वही सीमांचल की सियासी मजबूरी है। क्योंकि सीमांचल की अगर बात करें तो इस बात में बिल्कुल दम है कि वहाँ के डेमोग्राफी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, वहाँ का डेमोग्राफी चेंज हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये कह दिया जाए कि पूरी तरीके से वहाँ सब घुसपैठी हैं या बाहरी हैं, लेकिन हाँ ये हुआ है। तो जिस तरीके की राजनीति सीमांचल में देखी जाती है उस तरह की राजनीति आप आ जाएँ तो न सारण में चलेगी, न चंपारण में चलेगी, न दक्षिण बिहार में चल पाएगा, न मगध में चल पाएगा। तो उसकी तासीर ही बिल्कुल अलग है। इसी वजह से बीजेपी मुखर होकर के हिंदू मुस्लिम लाइन पर उसको लेकर जाती है। और दूसरी पार्टियां जो सेकुलर अपने आप को कहती हैं, उन लोगों के पॉलिटिक्स को भी अगर आप वहां देख लें तो वो लगता नहीं है कि वो बीजेपी से बहुत ज़्यादा अलग वहाँ दिखाई देती हैं। क्योंकि वो लोग मुस्लिम का माला जपते हैं, बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम का माला जपती है। तो दोनों लोग एक ही तरीके, एक मुस्लिम की राजनीति की ओर लोग जाते हैं, एक हिंदू की बात वहाँ पर करते हैं। तो वहाँ की राजनीति हिंदू मुस्लिम के पार्ट में फंस कर रह जाती है और यही वजह है कि एमआईएम उधर बाजी मार लेता है। ठीक है उत्कर्ष, और क्या वाकई पूरे सीमांचल के इलाके में घुसपैठिया एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ी चुनौती है? देखिए अनुराग, अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो ये जो घुसपैठियों की बात की जाती है ये जानबूझकर बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी होती है। देखिए सीमांचल का इलाका जो है वो बीजेपी का गढ़ नहीं माना जाता। एक वक्त ऐसा रहा जब पप्पू यादव और आरजेडी कांग्रेस का एक गढ़ रहा, लेकिन बाद में एआईएमआईएम ने उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया। हालांकि कोशिश पिछले विधानसभा में जरूर आरजेडी की रही थी कि उस गढ़ को तोड़ा जाए, लेकिन एआईएमआईएम ने उसे अपनी तरफ कर लिया था। हालांकि सीमांचल की स्थिति को देखा जाए तो सबसे पहले ये गूंज वहीं से उठी थी कि जो वोटर लिस्ट समीकरण खास एसआईआर का जब जिक्र हुआ था तो ये बताया गया कि वहां पर सबसे ज्यादा जो नागरिकता को लेकर परेशानी हो रही है, लोग अपने पहचान पत्र जो है वो बनाते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक हिंदू मुस्लिम का जो फैक्टर जो है वो नजर जरूर आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है इन दोनों के बीच बाजी जो है वो सही कहा कि जो एआईएमआईएम है वही मारता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत चर्चा को आगे बढ़ाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
तो चर्चा लगातार जारी है। बात बिहार की सियासत की, बात सीमांचल की, बात घुसपैठियों की। हमारे साथ एक खास पैनल लगातार बना हुआ है। डॉक्टर रामसागर सिंह जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। सिंह साहब, आपको नहीं लगता कि जब सीमांचल का भी जिक्र हो तो बात सीमांचल के विकास की होनी चाहिए? इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि किशनगंज का विकास कैसे होगा, कैसे उस इलाके के जो बाकी के 3 जिले हैं उनको भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। ये घुसपैठिए का डर बार बार क्यों दिखाती है आपकी पार्टी? सीमांचल के विकास की बात नहीं होती, घुसपैठिए का तो डर। ये जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन का बात करते हैं, ये तो कांग्रेस और उसके एलाइज करते आ रहे हैं हमेशा से। उनको भाजपा का डर दिखा करके उसका शोषण करते हैं, उसका वोट लेते रहे हैं। हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। आप देखेंगे कि देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को जो खाद्य पदार्थ दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन है क्या? मुस्लिमों को भी मिल रहा है, हिंदुओं को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, सारे लोगों को मिल रहा है। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, चाहे वो चमचमाती सड़कें हो, चाहे अच्छी सुविधा के साथ रेल की सुविधा हो, क्या वो सारे लोगों के लिए नहीं है क्या? पर लेकिन फिर क्या वजह है कि वो रोहिंग्या, वो घुसपैठिए जो देश के बाकी राज्यों में भी हैं, सिर्फ पश्चिम बंगाल, असम और बिहार के सीमांचल इलाके में ही नहीं, ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट बताती है, लेकिन इनका जिक्र सिर्फ बिहार के सीमांचल में ही होता है चुनाव से पहले? नहीं, केवल सीमांचल की बात नहीं है। आप देखेंगे कि भागलपुर से सटा हुआ जो झारखंड के का भी है, दुमका है, गोड्डा है, साहेबगंज है, वहां का भी डेमोग्राफी चेंज हो गया है। वहां भी वो आदिवासी लड़कियों के साथ शादी कर करके, लव जिहाद कर करके और उसके जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ठीक है श्वेता प्रिया, आप 20 साल से सत्ता में हैं। ये जो रिपोर्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा था और नीरज मिश्रा से सवाल पूछ रहा था, बिहार माइनॉरिटी स्टेट कमीशन की रिपोर्ट, वो बता रही है कि साहब बिहार में जो शहरी मुसलमान है वो 3000 रुपए महीना कमा रहा है, जो ग्रामीण मुसलमान है उसकी हालत तो और बुरी है, वो तो 12 रुपए रोज कमा रहा है। आपको इस मुद्दे पर भी तो काम करना चाहिए ना। अगर आप तुष्टीकरण के खिलाफ हैं, अगर आप सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास में यकीन करती हैं, तो ये बिहार का ग्रामीण मुसलमान 12 रुपए क्यों कमा रहा है रोज के? नहीं, अब श्वेता प्रिया सिंह साहब श्वेता प्रिया से जी बोलिए। देखिए अनुराग जी, हम यहाँ पे बताना चाहते हैं, आपने जो मुसलमानों के लिए स्पेसिफिक बोला है, क्या ये डेवलपमेंट सिर्फ हिंदुओं के लिए हुआ है या फिर अपर कास्ट के लिए हुआ है? आप देखिए, अगर गरीबी है या अगर स्थिति ठीक हुई है तो उसमें समुदाय को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इस बेसिस पे नहीं हुआ है जिस बेसिस पे यहाँ पे चर्चा चल रहा है हिंदू मुसलमान का, ऐसा कुछ भी नहीं है। रही बात नीरज जी ने जो ये सवाल उठाया, 33,000 का 1/3 हमारे यहाँ का एवरेज इनकम है, अगर उसको भी देख ले तो आपने इनसे पूछा 2001 में क्या स्थिति थी, तो आपने ही बताया 12 रुपए था। और रही बात गरीबी दूर होने की, तो एकदम विकास के रास्ते पे है। वो हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे वक्त में जो जीडीपी है वो डबल डिजिट में है। अब रास्ते पे विकास का आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं विकास हो गया है, या कभी भी किसी भी, चाहे वो कितना बड़ा देश क्यों ना हो, कितना भी डेवलप्ड नेशन हो, उसको हमेशा विकास एक ऐसा चीज है, डायनामिक चीज है, उसको हमेशा होते ही रहना है। तो हम लोग उस पथ पे चल चुके हैं और ये आगे सारी चीजें, आज 33,000 है, कल को 66,000 होगा, लाख होंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। दिक्कत तो वहां पे शुरू हुआ था। आज जो बिहार की स्थिति है ना सर जी, वो इसलिए शुरू हुआ था इनके वक्त में, जब लिबरलाइजेशन का चल रहा था टाइम, उदारीकरण का, सारे राज्य में विकास हो रहा था, और इनको सुनने में बड़ा बुरा लग जाता है कि प्रधानमंत्री जी कट्टे की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी कट्टे की नहीं, प्रधानमंत्री जी सच्चाई की बात करते हैं। ठीक है, तो वो दौर था, वहां पे नरसंहार हुआ करता था और स्कूल नहीं थे, जितने इंडस्ट्रीज थे बंद कर दिए थे इन्होंने। आज ये स्थिति पे रोते हैं। और रही बात, आप अगर हमारी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन श्वेता प्रिया, आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, आपको मुझसे ज्यादा पता होगा, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। 35% पुलिस के पद खाली हैं आपके राज्य में। एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है कि हर 3 घंटे में एक मर्डर हो रहा है, रोजाना 40 किडनैपिंग हो रही हैं। अच्छा अनुराग जी, हम इस अभी जो आपने ये सवाल किया था उस पे बोल रहे हैं। सबसे पिछला तबका कौन होता है पता है? किसी समाज का महिला होती है जी। और महिला मुसलमानों के लिए जो नीतीश जी ने किया है, जो एनडीए की गवर्नमेंट ने किया है, वो क्या इन लोगों ने 15 साल में सोचा 1990 से 2005 में? और आज देख लीजिए, उन लोगों को छोड़ दिया जाता है, तलाक 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 बोल देते हैं, छोड़ देते हैं, विडो हो जाते हैं। उन लोगों के लिए जो पेंशन देने का काम किया जा रहा है, वो कौन दे रहा है? कौन सी गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था? नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ था। कैसी बात ये लोग करते हैं?
सिर्फ ये बोलते हैं इतना इनकम है, इतना आपने किस स्थिति में छोड़ा था और उसको कितना आगे बढ़ाया गया है, जिस हिसाब से जिस रफ्तार से बिहार आगे बढ़ रहा है। श्वेता प्रिया, आपको शायद जाना है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप जुड़े रहिए हमारे साथ कुछ वक्त, अगर आप जुड़ सकें। नीरज मिश्रा जवाब दीजिए जो श्वेता प्रिया और बीजेपी के प्रवक्ता सिंह साहब आपसे पूछ रहे हैं, और उसमें एक सप्लीमेंट्री, सच्चर कमेटी ने तो बताया था कि देश में मुसलमानों की क्या हालत है कांग्रेस के राज में, उसके बाद भी हालात कितने बदले आपने? देखिए अनुराग, बिहार की चर्चा कर रहे हैं जी मिश्रा जी, ये मैं पहले भी आपको ये कह रहा था। देखिए, आप उन लोगों से सवाल पूछते हैं जो कुछ करने की इच्छा रखते हैं और उस इच्छा के साथ साथ कुछ काम करते भी। अगर हम लोगों ने सबकी बात की तो उसी का एक पहलू था कि सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसके ऊपर काम करना शुरू किया, लेकिन सामने जो लोग निर्लजता के साथ एक पूरे समाज को, एक पूरे बड़े चंक ऑफ पॉपुलेशन को बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं, आप लोग उनसे सवाल नहीं पूछते और ये जो कवर ले लेते हैं बार बार कि डेवलपमेंटल स्कीम्स जो है उसके अंदर हम लोग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। तो अनुराग भाई, डिस्क्रिमिनेशन करने की भारत के संविधान ने किसी को हैसियत ही नहीं दी है। वो संविधान इतना मजबूत है। लेकिन मिश्रा साहब, आप मुझे बताइए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कब टेबल हुई, अगर आपको याद है तो, और उसके बाद कितना वक्त था आपकी सरकार के पास उसको इंप्लीमेंट करने के लिए? और दो बड़ी स्कीम अगर आपको याद हो देश की माइनॉरिटी के लिए जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद आपने लागू की हो, वो बता दीजिए। मैं आपको बता देता हूं। देखिए ना, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये निकल कर आया था कि मुसलमानों के गरीब होने की सबसे बड़ी वजह क्या है कि वहां पर एजुकेशन का पेनिट्रेशन कम है। इसीलिए पूरे देश के अंदर जब माइनॉरिटी के लिए हमने स्कॉलरशिप्स निकाली तो वो आंकड़ा ऐसा था जिसके ऊपर खूब हाय तौबा हुई। और यही वजह है कि पिछले 11 साल में सिस्टमेटिक तौर पर मुस्लिम समुदाय को दिए जाने वाले, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के पैसे थे, चाहे वो स्कॉलरशिप के पैसे थे, उसको सब्सटेंशियली कम कर दिया गया। मिश्रा जी, हमने उसको बढ़ाया। अदब के साथ मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप मुझे बताइएगा आंकड़े पढ़कर अगली बार जब कभी हम मिलेंगे कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का इंप्लीमेंटेशन वाकई में कर पाई सरकार या नहीं कर पाई। मेरे हिसाब से नहीं कर पाई, बहुत लंबा वक्त था आपके पास। उसके बाद भी सवाल यही है कि फिर तो आप पैरोकारी मत करिए ना। ठीक है, मैं थोड़ा बाकी पैनलिस्ट को समय दे रहा हूं, माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूं। कपिल श्रीवास्तव साहब, आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ एक नूरा कुश्ती हो रही है? आप लोग भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, हम बहुत गंभीर हैं। दरअसल में आप और आपके सहयोगियों ने भी काम तो उतना नहीं किया जो किया जा रहा था। मैं अभी के आंकड़े बता रहा हूं आपको। श्रीवास्तव साहब, देखिए, बिल्कुल आपको एक बात हम कह दें कि जो हम लोगों ने या हम लोग के सहयोगी पार्टियों ने अपनी सरकार रहने में काम किया है वो अद्वितीय है। और आप किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को अगर आप बात करेंगे तो जो सुरक्षा का भाव उसे जो है वो हम लोग के साथ दिखता है, वो इनके साथ सहजता से नहीं है, क्योंकि ये उसके साथ पार्शियलिटी करते हैं। पार्शियलिटी आप कभी नीतियों में नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो करते हैं वो साफ दिखाई देता है। और मैं एक बात कहता हूं, सबका साथ सबका विकास आप कहते हैं, लेकिन आप अपनी पार्टी के अंदर टिकट तो छोड़ दीजिए, किसी को आप मनोनीत भी नहीं करते। टिकट तो आपने भी नहीं दिया सर, आबादी के हिसाब से उस पर चर्चा हो गई है। लेकिन कपिल श्रीवास्तव, अगर आपके सहयोगियों के शासनकाल में एक राज्य का मुसलमान रोजाना 12 रुपए कमा रहा है, आपको लगता है वाकई ये न्याय है? ये वाकई ईमानदारी है उस तबके के साथ सरकार की? 12 रुपए रोज। देखिए, जिस समय की आप बात कर रहे हैं वो आज से 20-21 साल पहले की बात है। तब भी क्या 12 रुपए पर्याप्त था? नहीं, सुन तो लें 21 साल पहले का भारत और आज 21 साल के बाद के भारत में बहुत अंतर है। आज हम चांद पर हैं, आज हम मंगल पे हैं, आज राइट टू एजुकेशन। श्रीवास्तव, आप कह रहे हैं कि इसका मतलब तब 12 रुपए कमाता था बिहार का मुसलमान तो सही था? मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर आप तुलना इतिहास में करना चाहेंगे तो 1947 में करेंगे तो और पीछे था, पूरा भारत ही पीछे था। हमारे यहाँ सुई नहीं बनती थी, लोहा यहीं से जाता था। मतलब जस्टिफाइड है? आप करें जस्टिफाइड? बिल्कुल नहीं। यही तो मैं जानना चाह रहा हूं, कहिए फिर कि जस्टिफाइड नहीं है। अगर जस्टिफाइड होता तो क्या हम 20 साल प्रतीक्षा करते बिहार के? ठीक है, डॉक्टर राम सागर सिंह साहब, क्या ये इसी तरीके से तुष्टीकरण की सियासत सीमांचल में नजर आती रहेगी? नहीं, ये तुष्टीकरण की बात नहीं है। देखिए, आप जब ये चर्चा किए ना, 10 साल में जब यूपीए की सरकार थी तो बिहार को मात्र 2 लाख करोड़ रुपया मिले थे, और इस 10 साल के अंदर 14 से 24 में यहाँ 14 लाख करोड़ रुपया बिहार को दे दिया गया है। अब जब इनके समय में 1 रुपया राजीव जी ने कहा था कि 1 रुपया में बेचता हो,
और 15 पैसे मिलते हैं लोगों को, 85 पैसे तो ये बीच में इन्वॉल्व कर जाते थे इनके लोग, तो कहां से डेवलपमेंट होगा? अब डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि आप कुटिया की बात किए, कुटिया में ये खुल गया ना, हवाई अड्डे खुले हैं। वो तो पप्पू यादव कहते हैं मैंने खुलवाया। हर एक जिला में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो रही है। सिंह साहब, वो तो पप्पू यादव अपनी उपलब्धि बताते हैं। पहले 8 मेडिकल कॉलेज बिहार में थे, अभी 28 मेडिकल कॉलेज हो गया है और वो 38 मेडिकल कॉलेज होने जा रहा है बिहार में। सारे जिले में खुलने जा रहा है एक मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज सब डिवीजन में खुलने जा रहा है। हर एक सदर अस्पताल में ये किडनी का जो डायलिसिस होता है, डायलिसिस सेंटर खुल गए हैं। जो सिलेंडर से गैस का सप्लाई होता था हॉस्पिटल में, अब सारे जगह पर पाइपलाइन से गैस का सप्लाई। ठीक है सिंह साहब, मैं आऊंगा आपके पास। नीरज मिश्रा, इस पॉइंट से तो आप सहमत होंगे जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं। पहली बात यह कि इस देश में अगर घुसपैठिए हैं तो उनको निकाला जाना चाहिए, जो बात बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, आप सहमत होंगे इस बात से। दूसरी बात यह कि अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी स्कीम बनाती है तो वो धर्म और जाति को चिन्हित करके तो उसका फायदा नहीं पहुंचाती। आयुष्मान कार्ड का वो जिक्र कर रहे हैं, तो मतलब जो भी कुछ बिहार के लिए हुआ है, सीमांचल के लिए हुआ है, उसका फायदा तो हर तबके को मिला है। सहमत हैं आप इस बात से नीरज जी? अनुराग जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस सरकार के अंदर अगर घुसपैठियों के ऊपर कुछ काम हो रहा है तो उसका सबको समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी नीति को आगे बढ़ाना होता। जो आपने 4 साल का आंकड़ा दिया था, उसी रिपोर्ट में देखिए कि इनके 4 साल में सिर्फ 2000 घुसपैठियों को बाहर किया गया। हमारे सिर्फ 1 साल में 2012 में लगभग 6500 घुसपैठियों को बाहर किया गया। तो हम लोग तो लगातार उस पर काम कर ही रहे थे। और जब ये बार बार डेवलपमेंटल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि इस देश का जो ताना बाना हमारे पूर्वजों ने बनाया, जिसमें उन्होंने उस संविधान को रखा, उस संविधान ने हर उस व्यक्ति की ताकत को छीन लिया जिसके अंदर मन में ये 1% भी भाव था कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर पाएगा धर्म के आधार पर। इसीलिए जब भी कोई सरकार, ये वो सरकार है जो एक खास तबके को इस लायक नहीं समझती कि 20% आबादी वाले एक पूरे समाज में से एक व्यक्ति इनको ऐसा नहीं दिखता जिसको वो पार्षद बना सके, जिसको विधायक का चुनाव लड़ा सके। क्योंकि किसी को भी एम्पावर करने का सबसे बड़ा तरीका क्या होता है? वो रिप्रेजेंटेशन का होता है। पर ये देखिए, फिर ये लंबी बहस हो जाएगी। देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे वक्त तक सूबे में सत्ता में रही है। आपने कितने मुस्लिम मुख्यमंत्री बना दिए उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस पार्टी ने देश को कितने मुस्लिम पीएम दे दिए? अनुराग भाई, मुझे आप एक बात बताइए। बता दीजिए आप। आपने बहुत ही हल्की बात कर दी। मैं कह रहा हूं कि एक पार्टी किसी मुसलमान को पार्षद नहीं बनाना चाहती। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाता। मैं तो सीएम की भी पूछ रहा हूं। ये सेलेक्टिव अप्रोच है ना सर। फिर मैं आपके आंकड़े लेकर बैठूंगा तो वही स्थिति वहां पर भी नजर आएगी। भाई, आप देखिए ना, आप ये डबल स्टैंडर्ड अभी दिखा रहे हैं। आप सामने वाले से ये पूछने के लिए तैयार नहीं है कि तुम बच्चे को नर्सरी में क्यों नहीं ले जाते। मैं तो वो सब कुछ पूछ रहा हूं जो शायद आप भी ना पूछ पा रहे हो। लेकिन मैं सेलेक्टिव अप्रोच की बात समझिए। मैं यूपी का उदाहरण अगर दे रहा हूं तो क्या गलत दे रहा हूं? मैं सच्चर कमेटी के इंप्लीमेंटेशन का जिक्र अगर कर रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं? ठीक है, लेकिन राम सागर सिंह, ठीक है नीरज जी, डिरेल नहीं करते। डॉक्टर सिंह, जो बात यहां पर नीरज मिश्रा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब आप 4 साल में 2000 घुसपैठियों को डिपोर्ट कर पाए, हमने तो 1 साल में 6000 कर दिया। इनकी जब सत्ता थी यूपीए की तो 3 साल में 18000 कर दिए। आप 4 साल में 2000 कर पाए और पिछले 20 साल से कह रहे हैं आपके हम घुसपैठियों को निकालेंगे। अब इनके टाइम में तो बाधा डालने वाले कोई लोग थे नहीं। अब हमारे टाइम में तो ये बाधा डालने के लिए खड़े हो गए हैं। अब सरकार उसके बाद देखिएगा कि किस रॉकेट गति से हम डिपोर्ट करते हैं, उसके बाद सवाल कीजिएगा क्या बाधा है। अभी सामने होगा। अभी क्या बाधा है सिंह साहब 10 साल से? बाधा तो जहां पर भी रजिस्टर में नाम लिखाने की बात हुई, असम में इन लोगों ने खिलाफत शुरू किया। जहां जहां भी इस तरह की बातें होती है, अब जैसे सर लागू करने की बात हुई तो इनको लगा कि अब वो आउट होंगे, तो उनका नाम सामने आ जाएगा, तो ये फिर उसको बाधित करने का कोशिश करने लगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं आपके साथ है।
नीरज मिश्रा और कपिल श्रीवास्तव दोनों कह रहे हैं कि आप करिए रिपोर्ट, हम आपके साथ हैं। तो अब आप ये सर हो जाने दीजिए ना, ये सर हो जाएगा, उसके बाद सारे चीज बाहर आ जाएंगे। फिर अरे बिहार में एसआईआर हुआ, कितने घुसपैठिए मिले ये बताइए। अनुराग जी पूछिए इनसे, पूछिए। आपने एसआईआर की प्रक्रिया की बिहार में, बड़ा इंटेंसिव रिवीजन किया है ना, बता दीजिए कितने घुसपैठिए उसमें बाहर की। नीरज जी, आप केवल पेपर लेकर के पेपर की बात कर रहे हैं, आप डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। कल ही मोहन भागवत जी ने जिस आरएसएस की चर्चा आप कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन का, उन्होंने तो सारे लोगों को नहीं सिंह साहब, आप शायद समझ नहीं पाए उनका सवाल। नीरज मिश्रा पूछ रहे हैं कि जिस बिहार में एसआईआर हुआ है, उस एसआईआर के बाद बिहार में कितने घुसपैठिए आइडेंटिफाई हुए हैं जिनको आप डिपोर्ट कर देंगे? कोई नंबर आया है सामने? वो अभी आंकड़ा मेरे सामने मैं नहीं देखा हूं, लेकिन जो भी आंकड़ा आएगा साहब वो शून्य है आंकड़ा, इसीलिए आपने नहीं देखा। वो आंकड़ा ही शून्य है। ठीक है। जिस घुसपैठिए के नाम पर पूरी प्रक्रिया की गई, लोगों के आधार कार्ड, आपको लग रहा है कि घुसपैठियों का डर दिखाकर सियासत की जा रही है? कपिश भाई, कपिश श्रीवास्तव, देखिए अगर आप आंकड़ों की बात करें, दिल्ली के अंदर 1500 ऐसे घुसपैठिए जो हैं वो उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ है, उनको डिटेन किया गया है एक शिविर के अंदर, और पिछले ये 2-2.5 सालों से वहीं पर रह करके भारत का खाना आराम से खा रहे हैं। हम तो सरकार को पूछ रहे हैं कि उनको आपने इतनी सुविधाओं के साथ वहां रखा हुआ है तो अभी तक डिपोर्ट क्यों नहीं किया, जबकि भारत की सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है। आपको तो हृदयंगम करना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए, आप क्यों नहीं लागू कर रहे? दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं, डॉक्टर साहब को बहाना नहीं सूझ रहा है कि वो कैसे इन बातों का जवाब दें। एक तरफ आपके गृह मंत्री कहते हैं कि लगातार घुसपैठ हो रही है, तो अब तो चारों तरफ का बॉर्डर आपके पास है और आप 80% जो है राज्य सरकारें आपकी हैं, और उसके बाद भी आज आप बहाना कर रहे हैं। आपको हम ये जगाना चाहते हैं कि आप सत्ताधीश हैं, सत्ता के विपक्ष में नहीं बैठे हैं जो आप इस तरह की बात करेंगे और जनता और अनुराग भाई आप पर विश्वास कर लेंगे। सिर्फ आप एक ये आंकड़े बता दीजिए कि यूपीए के शासनकाल में कितनी घुसपैठ हुई और कितने आपके समय में, क्योंकि 6 वर्ष 13 दिन की जो है वो सरकार आपकी अटल जी की सरकार रही है और उसके बाद 11 साल की इनकी सरकार रही है। वो आंकड़ा मेरे पास है। सिंह साहब आप जवाब दीजिएगा जो कपिल श्रीवास्तव पूछ रहे हैं, लेकिन नीरज जी, श्री प्रकाश जायसवाल जब एमओएस होम अफेयर्स थे 2004 या 2005 में, उन्होंने बताया देश में 1 करोड़ 20 लाख घुसपैठिए हैं। 2016 में किरण रिजिजू ने बताया कि अब देश में लगभग 2 करोड़ घुसपैठिए हैं। ये जो 80 लाख घुसपैठिए बढ़े, ये तो आप ही के 10 साल में बढ़े ना? नहीं अनुराग जी, इसको तो थोड़ा साइंटिफिक तरीके से भी देखना होगा। एक बात इसको मैं मान सकता हूं अगर आप कह रहे हैं कि उसमें इन्फ्लक्स है, लेकिन जो लोग इस देश में सिटीजन नहीं है और वो रह रहे हैं लेकिन उनके भी तो परिवार बढ़ रहे हैं, उसके पीछे एक साइंटिफिक अप्रोच भी जरूरी है। क्योंकि हमने आपको क्या कहा, हमने लगातार उस आइडेंटिफिकेशन की कोशिश की, जहां जहां आइडेंटिफाई कर पाए उनको यहां से बाहर का रास्ता दिखाया गया और हमने बिल्कुल इस प्रोसेस को पारदर्शी रखा, सारे आंकड़े संसद में जमा करते रहे। आज सरकार से जब भी हम नीरज भाई 80 लाख घुसपैठियों को लाकर 18,000 निकालना, ये भी तो सिंबॉलिक है ना? नहीं अनुराग भाई, वो जो 18,000 का आंकड़ा है वो आंकड़ा सिर्फ 4 या 5 साल 3 साल का है। वो आंकड़ा 3 साल, वो आंकड़ा 3 साल का, वो आंकड़ा 2004 की, जब आप श्री प्रकाश जायसवाल की स्टेटमेंट को रेफर कर रहे हैं, उससे लेकर आज 20 साल उस बात को हो गए। उस 20 साल के दौरान जो जो किया गया वो आपके सामने है। मेरा सिर्फ क्या कहना है, देखिए, एक ईमानदार प्रयास को अप्रिशिएट नहीं कर सकते अगर आप, तो उसको डिमीन मत करिए, लेकिन सामने अगर कोई थेतराई कर रहा है, कोई दिख रहा है नीरज भाई, झूठ मैं डॉक्टर सिंह साहब के पास जाऊंगा, लेकिन इसी से जुड़ा एक और सवाल जो हो सकता है कि सिंह साहब आपसे पूछें। 2004 से पहले आजाद भारत में 55, 60 साल, 65 साल, जो भी उस वक्त का दौर रहा होगा, 1 करोड़ 20 लाख घुसपैठिए और 10 साल यूपीए के लगभग 80 लाख घुसपैठिए और जुड़ जाते हैं। ये आपको नहीं लगता कि कहीं पर फेल्योर रहा घुसपैठिए के मोर्चे पर, या सॉफ्ट कॉर्नर रहा, बीजेपी कह सकती है? मुझे लगता है सॉफ्ट कॉर्नर की बात तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आज की परिस्थिति पर मैं फोकस इसलिए करना चाहूंगा कि आज की समस्या ज्यादा भयावह है। आज टेक्नोलॉजी होने के बावजूद जहां आप एक आदमी को उसके बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक ट्रैक कर सकते हैं, एक आदमी के देश के अंदर घुसने से लेकर वो जब देश से बाहर जाता है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, उसके बाद अगर देश के गृह मंत्री कहते हैं
कि लगातार घुसपैठ बढ़ती जा रही है। तो इस पर सवाल है। सिंह साहब, ये सवाल आज से 15 साल पहले सिंह साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अब तो तकनीक बदल गई है, देश बदल गया है, अब तो आप सब कुछ कर सकते हैं जो चाहते हैं। उनके दौर में हो सकता है मुमकिन ना रहा हो। बस मैं तो बार बार कह रहा हूं ना कि सर हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर देखिएगा कि किस तरीके से हम उसको डिपोर्ट का जो गति होता है उसको रॉकेट गति प्रदान करेंगे। जो विकास का गति था उसको हमने रॉकेट गति में बदल दिया, तो अभी डिपोर्ट को भी हम रॉकेट गति में बदलेंगे। नीरज जी को कहिए कि वो विश्वास करें और भारत को साथ दें। ये भारत के अस्मिता का बात है। भारत में जो लोग रह रहे हैं वो किस तरीके से यहाँ जो पहले था क्या उसमें गिरावट नहीं आई है? जो ये लोग अपने एक्टिविटी को स्लीपर सेल पूरे देश के अंदर था, जगह जगह आप भी सुनते होइएगा, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, सड़क पर है, तो अनजाने चीजों को न छुएं। क्या अब देश में इस तरह की बातें हो रही है? नहीं हो रही है। नीरज भाई आपके पास आऊंगा मैं। कपिश श्रीवास्तव, छोटा सा रिएक्शन आपका। देखिए डॉक्टर साहब, इस बात को बार बार भूल जा रहे हैं कि आप एक लंबे समय तक अब भारत पर राज कर चुके हैं, बहुत नियम कानून आप बदल चुके हैं, लेकिन आपने फिर भी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करने की भी कोई जरूरत नहीं समझी जिसपे गृह मंत्री ये कह सके कि हमने घुसपैठ पूरी तरीके से रोक दी। ठीक है, और फिर भी आप विपक्ष पे हमलावर हैं। कपिश जी थोड़ा कम है। नीरज मिश्रा बहुत संक्षेप में। अनुराग जी, बस एक अंग्रेजी की कहावत है कि एप्पल डज नॉट फॉल फार अवे फ्रॉम द ट्री। एक सरकार जिसका पुराना आचरण आपके सामने है उसके लिए बार बार कह रहे हैं कि एसआईआर हो जाने दीजिए, रॉकेट की गति से लोगों को निकाल देंगे। तो पिछले 11 साल में वो रॉकेट के अंदर क्या पानी डालकर चला रहे थे? क्या उसमें फ्यूल नहीं था? क्या सिंह साहब क्या अंतर है तब में और अब में? वो पानी डालने का काम आप लोग करते हैं ना। जम्मू कश्मीर में भारत का अभिन्न अंग बनाने में तो आप लोग फ्यूल में पानी डॉक्टर साहब, फिर मैं आपसे देखिए ना उस इंस्पेक्टर देवेंद्र की बात पूछ लूंगा। मैं पूछ लूंगा कि कैसे वो आरटीएक्स घूम रहा था, कैसे 3 दिन तक सेना के जवान फंसे रहे, उनको हेलीकॉप्टर आप लोग मुहैया नहीं कराते, तो फिर आपके पास जवाब नहीं होगा। आप लोग देश की सुरक्षा के बारे में बात मत करिए। आपका जो गृह मंत्रालय है वो एकदम फेल्ड है, वो सिर्फ ठीक है। बात कीजिए, आप तीनों को रोक रहा हूं, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी दलीलें हैं। दावा किया जा रहा है कि अगर बिहार में एनडीए इस बार एक बार फिर आता है तो सीमांचल के और बिहार के पूरे इलाके से घुसपैठियों को बाहर कर दिया जाएगा। ये वादा पहले भी किया जाता रहा है, एक बार फिर किया जा रहा है। विपक्ष के अपने सवाल हैं, लेकिन सवाल विपक्ष की गंभीरता पर भी पूछे जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।